किसान की अगर बात करें तो बेमौसम हुई बरसात से पहले ही किसान संकट में था। गेहूं की फसल पहले ही किसान की खराब हो चुकी थी। बाकी इस बार मानसून समय से पहले आ गया। मानसून से किसान को कोई खास फायदा तो नहीं हुआ। बाकी जगह जगह आपने सुना भी होगा कि जगह जगह बाढ़ की जो खबर है उनसे किसान पूरी तरह से किसान की फसल चौपट हो गई है। और किसान पूरी तरह से इस दर्द को किस तरह से बयां कर रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी शौकत अली चेची। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं कि किसान के प्रमुख मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों को लेकर संघर्ष किए जाने की जरूरत है। शौकत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यह है कि प्राकृतिक जो आपदा है लगातार उनसे किसान जूझ रहा है। कभी बेमौसम बरसात से गेहूं की फसल चौपट हो जाती है, तो कभी मानसून आता है लेकिन मानसून ठिठक जाता है और कहीं दूसरे क्षेत्र में बारिश ज़्यादा हो जाती है। पानी एक साथ सैलाब आता है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में किसानों की फसल तबाह हो जाती है। सब्जियां जो एक फसल आती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो किस तरह से किसान इससे जूझ रहा है और क्या सरकार की ओर से राहत और बचाव के कार्य किए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद। और आप जैसे पत्रकारों की मैं सराहना करता हूं कि जो किसानों के मुद्दों को उठाते हैं और किसान संगठनों के पदाधिकारियों से पूछते हैं। किसान तो हमेशा से ही बेचारा ही रहा है। सरकार आती हैं चली जाती हैं, बड़े बड़े वादे कर देती हैं, लेकिन उसमें धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता। आपने गेहूं की फसल की बात करी, गेहूं की फसल बहुत बर्बाद हुई थी बेमौसम बरसात से। फिर किसानों ने धान की फसल तैयार करी, सब्जी वगैरह आदि हैं। अब ये बेमौसम बरसात तो नहीं कहेंगे क्योंकि ये बरसात का मौसम है, ज़्यादातर धान की फसल बोई जाती है। और जहाँ जहाँ झील हैं, जहाँ नदियाँ हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उनमें से जैसे पानी का बहाव आया, पीछे से पानी भी छोड़ा गया, उस पानी ने पूरी तरीक़ा से फसलों को नष्ट कर दिया। यानी कि जो किसान ने अपनी लागत लगाई वो लागत पूरी तरीक़ा से तहस नहस हो गई और अब दूसरी फसल बोने का भी कोई समय नहीं है। समस्याएं अनेक हैं लेकिन समाधान कुछ भी नहीं। अगर मैं बात करूं भाजपा सरकार की, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि भाई 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आय तो दुगनी हुई नहीं, किसानों की भी जो है जो लागत है वो दुगनी हो गई और आय आधी रह गई। अब रहा सवाल उस पर कि आप ये भी सवाल करेंगे कि भाई मुआवजे की उम्मीद या कोई राहत सामग्री, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा से तो उम्मीद करना ही बेईमानी होगी क्योंकि किसान से बड़ा देश में मेहनती है ही नहीं कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था को लगभग 70% अपने कंधों पे संभाले हुए है और आशा की किरण कोई नज़र नहीं आ रही। अच्छा शौकत भाई, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ से यमुना और हिंडन नदी प्रमुख रूप से होकर बहती है। तो क्या कभी ये एक अंदेशा था कि भी इस बार जो आपने देखा होगा कि पहले 40 साल पहले सन 78 में इतना पानी आया था, इतने बड़ी संख्या में पानी हथनी कुंड से छोड़ दिया जाता है और सरकार या प्रशासन की ओर से किसानों को या जनता को एक ना तो कोई अलर्ट जारी किया जाता है, ना कोई ऐसा अंदेशा जताया जाता है कि भाई इतने बड़े लेवल पर बाढ़ आ जाएगी। तो क्या कभी कोई ऐसा था क्या? देखिए 78 में और 2023 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप 78 की बात मत करिए, 78 के बाद में बहुत सारा सुधार भी हुआ, लेकिन 1992 में इस तरीक़ा का पानी छोड़ा गया था। उस समय जो नदियों के पास में, चाहे हिंडन नदी की बात करूं या यमुना नदी की बात करूं, उसके साथ साथ में जितनी भी फसलें थी किसानों की वो पूरी तरीक़ा से चौपट हो गई थी। उस टाइम पे मीडिया ने बहुत ज़ोर शोर से मुद्दा उठाया था और बुद्धिजीवियों ने, विपक्ष ने भी यह मुद्दा उठाया था। तो उस समय से आज तक यानी 30 साल बाद में यह पानी दोबारा से जिस लेवल पे 1992 में छोड़ा गया था उसी लेवल पे जो है इस समय 2023 में छोड़ा गया है। तो ये कहीं ना कहीं सरकारों की लापरवाही है या फेलियर है। ये सरकारों को जो है दोषी माना जाए तो इसमें कोई दो राह नहीं है
कि सरकार अगर उस चीज़ को देख कर के चलती कि उस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, लिमिट के हिसाब से पानी छोड़ा जा सकता था, तो ये फसलें बर्बाद नहीं होती। अब किसान करे क्या? किसान तो बीच मझधार में फंस चुका, क्योंकि किसान के पास में बगैर खेती के बगैर कोई चारा नहीं है, और वो जो चारा था, उसको जो उम्मीदें थी वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब आगे क्या होगा ऊपर वाला जाने। सरकारों से कोई उम्मीद मैं नहीं समझता कि सरकारों से कोई उम्मीद लगाकर किसान को देखनी चाहिए। यानी सरकार की ओर से कभी कोई ऐसी आशंका भी नहीं जताई गई थी, ना ही कोई इस तरह की त्रसादी से निपटने के लिए कोई मतलब माकूल व्यवस्था की गई थी। वही टीवी पे चल रहे थे बयान, देख रहे थे हम भी। अब टीवी पे तो बयान दिए जाओ, क्या है, यहाँ भी अधिकारियों ने भ्रमण किया, चले गए, कोई बात नहीं। और गोदी मीडिया वहाँ दिल्ली में जो पानी में खड़े हो करके वो पानी को दिखा रहे थे, कितना पानी दिल्ली में घुस गया। दिल्ली का क्या बिगड़ा? बिगड़ा तो किसानों का बिगड़ा। दिल्ली में तो पानी गया, वापसी आ गया, घरों में घुस गया। वहाँ कोई गरीब आदमी का नुकसान हुआ, पक्के मकानों का तो कुछ बिगड़ता नहीं। लेकिन जो बर्बादी किसान की हुई है, उनके पशु बह गए, उनका पशुओं का चारा खत्म हो गया, उनकी फसलें नष्ट हो गई, उनके बारे में कोई भी मुद्दा इस तरीका का नहीं उठा कि ताकि किसानों को राहत दी जा सके। अच्छा, हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, तो मानसून जो है इस बार 25 जून में आ चुका, जबकि जो इसका 8 जुलाई में आता है, बहुत पहला मानसून है। लेकिन मानसून आने के बाद में जो जैसे लगातार बारिश होनी चाहिए तो वो नहीं हो रही। कहीं तो बहुत ज़्यादा हो रही है, जो डूब क्षेत्र हैं, नदियों के इलाके हैं, तटवर्ती इलाके हैं, वहाँ पानी बिल्कुल बाढ़ जैसी स्थिति। लेकिन कहीं ऐसा है कि जो बिल्कुल वो मतलब बांगर क्षेत्र है, तो वहाँ बारिश ही नहीं हो रही है, तो वहाँ जो फसल है खासकर सब्जियाँ वो पूरी तरह से सूख रही हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से क्या सुझाव है किसानों के लिए, क्या राहत है? देखिए, सरकार को तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि जो पानी की वजह से फसलें बर्बाद होने की कगार में, उन पर पानी की व्यवस्था की जाए, और जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उन किसानों के लिए सरकार जो है अधिकारियों को भेजकर उन्हें निर्देश दे करके वहाँ का आकलन करके कि जितना भी नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। यही दो मेरे सुझाव हैं। और रहा सवाल इस चीज़ का कि भाई इसमें विपक्षियों को भी सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि किसान आगे के लिए संपन्न हो सके, आत्महत्या ना कर सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। क्योंकि किसान मजदूर की लाइन में भी होते हैं कि जब किसान अपनी खेती करके फुर्सत के समय में मजदूरी करने के लिए जाता है तो वो किसानों को जो है वो अपना डबल लाभ लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फसल नष्ट हो गई और मजदूरी यानी रोजगार तो देश के अंदर है ही नहीं, तो क्या करेगा? या तो आदमी आत्महत्या करेगा या फिर गुंडागर्दी की तरफ जाएगा। तो ये सरकारों को और विपक्षी पार्टियों को समझने की ज़रूरत है, ताकि किसानों को राहत ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके, और अगली जो आने वाली फसल है उसमें जो है किसानों को भारी सब्सिडी दी जाए, चाहे बीज है, खाद है, दवाई है, डीजल पेट्रोल है, इनमें सब में भारी सब्सिडी देनी चाहिए। अभी आपने विपक्ष की बात की है, तो देखा जा रहा है विपक्ष जो है वो एक तरह से मतलब आपको नहीं लग रहा है कि वो सोया हुआ है? मतलब जो जनता के मुद्दे हैं वो कहाँ उठाए जा रहे हैं? खासकर आज के दौर में जो किसान हैं, ये बाढ़ जैसी त्रसादी, एक तरफ बाढ़ आ रही है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है, वहाँ जो फसल है या खासकर सब्जियाँ वो झुलस रही हैं, वो पानी ही नहीं है। दूसरी ओर बाढ़ में डूबा हुआ है, वहाँ फसल चौपट रही है। तो कहाँ ये मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से? बहुत ही अच्छा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है कि विपक्ष तो सोया हुआ है। विपक्ष के सोने के कारण ही भाजपा लगातार जीतती आ रही है। विपक्ष को जो गठबंधन की दिख रही है कि भाई गठबंधन कर लो, अरे गठबंधन करने की ज़रूरत क्या है? जब आप जनता के बीच में जाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ में जोड़ेंगे, उनकी जो आवाज़ है, जो उनकी जायज़ मांगे हैं उनको उठाएंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अब गठबंधन करने से क्या? गठबंधन से इतना लाभ नहीं है जितना कि लोगों की समस्याओं को उठाएंगे, उनके दुख दर्द को समझेंगे। जैसे कि राहुल गांधी जनता के बीच में जाते हैं, केवल एक राहुल गांधी जी से काम नहीं चलेगा। जितनी भी बीजेपी के खिलाफ विचारधाराओं वाली पार्टियां, उन सबको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता की जो जायज़ मांग है उनको उठाना पड़ेगा। आपने उत्तर प्रदेश की अगर बात की है तो उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि पहले जो बिजली का बिल था उसमें 450 के करीब आता था, आज 2500 के करीब 12 का रेंट है। और एक सिस्टम और बना रखा है कि
बिजली विभाग की इतनी तानाशाही चल रही है, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं कि ना रात देखें ना दिन देखें ना कोई समय देखें, किसी के घर में जा कर के कूद जाते हैं और उन पे जो है चोरी का मुकदमा लगा देते हैं, जबकि लाखों लाख महीने की कंपनियों में बड़े बड़े लोगों के साथ में ये खुद चोरी करवा रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, बेचारा किसान आदमी है, उस पैसे दुगनी तिगनी वसूली कर रहे हैं। और चोरी अगर 10 रुपये की किसी किसान ने करी है तो उस पर जो है 10 रुपये की चोरी में 100 रुपये का जुर्माना लगा रहे हैं, और अगर वो जुर्माना नहीं देता तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि सभी परिवार वाले होते हैं और बिजली विभाग अचानक में ही रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में जब मौका चले किसी के घर में घुस जाता है। ये कौन से कानून में या संविधान में लिखा हुआ है? ये तानाशाही बिजली विभाग की सबसे खतरनाक है, जो कि एक समाज में गलत संदेश दे रही है। लेकिन बहुत सारे सिरफिरे लोग इनका सिर भी फोड़ देते हैं, तब भी बिजली विभाग बाज नहीं आ रहा और गरीबों को चूस चूस कर खा रहा है और बड़े बड़े लोगों को बिजली सप्लाई कर रहा चोरी की, जिनमें लाखों लाख महीना की वो चोरी करा रहे हैं। अभी आपने बात कही कि जैसे बाढ़ से या सूखे से जो किसान हैं वो त्रस्त है और उसको उबारने के लिए सरकार को राहत देनी पड़ेगी, चाहे बिजली को लेकर राहत देनी पड़ेगी, खाद को देकर राहत देनी पड़ेगी, बीज को देकर राहत देनी पड़ेगी, तब जाके किसान वो उबर पाएगा। तो ये जो परेशानी का दौर जो चल रहा है, जो प्राकृतिक आपदा है, चाहे वो बाढ़ है या सूखा है, इसमें किस तरह की जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं और आने वाले जो समय में है वो पब्लिक को किस तरह से उसका जो है मतलब सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लो चावल है, अब बाढ़ में वो मूंजी चली गई, खराब हो गई, तो चावल का जो मूल्य है आने वाले समय में जनता को किस तरह से वो मिल पाएगा, दुगने रेट पे मिल पाएगा, क्या किस तरह से खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सब्जियां नष्ट हो गई हैं तो किस तरह से पब्लिक को वो उसका खमियाजा भुगतना, किसान के साथ साथ। बहुत अच्छा आपका सवाल है। आप टमाटर का मामला जो है मीडिया में, सोशल मीडिया पे बहुत ज़ोर से उछल रहा है। जो टमाटर की हालत है वही धान की, सब्जी की, बहुत सारी सब्जियां जो होती हैं वो ज़्यादातर नदियों के, यमुना के किनारे, गंगा जी के किनारे बोई जाती हैं। जब वो फसल ही नष्ट हो गई तो फिर उसमें क्या। अब रही धान की बात, तो धान की तो 10-12 राज्यों में धान की फसल प्रभावित हुए, लंबे लंबे खाते यानी हजारों हजारों एकड़ ज़मीन एक प्रदेश में साफ होती चली गई। तो जाहिर सी बात है महंगाई तो होनी है। अब अगर सरकार की बात करें तो सरकार कहती है 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, तो वो फिर पैसा कहाँ से आएगा उनको? उनके लिए खाली चावल और या गेहूं देने से काम थोड़ी चलेगा। लेकिन सवाल यही है कि किसान को संपन्न करने के लिए, देश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए किसानों को भारी सब्सिडी देनी पड़ेगी। सरकारों को ये समझने का विषय है, वरना स्थिति बहुत भयंकर होगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको मजदूरी नहीं है और वो मजदूरी नहीं होने के कारण उनको दुकानदार उधार भी नहीं देगा। अब किसान से बड़ा तो मेरे ख्याल में कोई परोपकारी भी नहीं है, वो भी ऐसे ही दे देता किसी गरीब आदमी को। जब देखता कि भाई वो भूखे पेट है, तब किसान के ही जब गले में कुछ नहीं है तो किसान किसको देगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला गलत संदेश लेकर के जाएगा, जो जनता के बीच में एक घृणा की दृष्टि कहें, यानी चोरी वगैरह इस तरीक़ा की वारदात बढ़ने का खतरा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए कि जैसे कि अब नई फसल आवेगी, जैसे कुछ फसलें हैं, तोरिया है, बाजरा है, उड़द है और कई अन्य किस्में हैं, कि उनमें भी सब्सिडी दे करके किसान को और सरकार जो है एक राहत दे करके उसमें वो फसल उगाए से, ताकि कहीं ना कहीं उसकी भरपाई हो सके। और आगे जो गेहूं की फसल आएगी, अन्य और मटर आएगी, सरसों आएगी, बहुत सारी और फसलें हैं, उनमें भी सब्सिडी दे, ताकि जो है वो कहीं ना कहीं जो रोजगार के साधन उसमें जुट सकें। किसानों की फसल होगी तो उसमें रोजगार मिलेगा मजदूरों को, और उसमें किसान कहीं ना कहीं अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। तो ये सरकारों को और विपक्षी पार्टियों को इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। शौकत भाई, आज के दौर में मणिपुर की घटना लोगों को अंदर तक झकझोर रही है। क्या मानते हैं वहाँ किसानों की जो स्थिति है, क्या किस नज़रिए से देखते हैं किसानों को? देखिए, वहाँ एक राजनीतिक प्रोपगंडा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि वहाँ 2 समुदाय हैं, कुकी और मैतई। तो वो जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के मणिपुर के, वो मैतई हैं, और जो उसमें विधायक हैं उनकी परसेंटेज ज़्यादा मैतइयों की है।
तो वो जो कोर्ट का जो मामला आया था, वो कोर्ट का मामला कहीं ना कहीं कुकी कर्मियों के खिलाफ जा रहा था। इस वजह से वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब हुई और वहाँ ज़्यादातर क्या हो रहा है कि वहाँ अधिकारों की लड़ाई को ना लेकर के वहाँ घृणा और नफ़रत की लड़ाई वहाँ चल रही है, जो केंद्र सरकार और वहाँ की मणिपुर प्रदेश सरकार दोनों ही उसमें दोषी हैं। जान मान करके उस मामले को इग्नोर किया। इससे हमारे देश की छवि विदेशों में खराब हो रही है। यानी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई एक फ़ोन में हमने जो है यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, और अपने देश में लगभग 2.5 महीने से वहाँ मारकाट चल रही है, नफरत चल रही है, लोगों को मारा जा रहा है, महिलाओं को वहाँ अपमानित किया जा रहा है। हमारे भारत की पावन धरती पे 9 रूपों में महिलाओं की पूजा की जाती है, और माननीय मोदी जी कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो विदेशों में मशगूल हैं। और सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो विपक्षियों को आरोप लगा रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, जबकि इसमें सीधा सीधा डबल इंजन की सरकार का फेलियर है। और वहाँ जो लोगों की जानें जा रही हैं, वहाँ जो किसानों की जानें जा रही हैं, वहाँ जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ही जघन्य अपराध है, और इसमें जो है हमारे देश की छवि विदेशों में धूमिल हो रही है। अच्छा, एक बार फिर विपक्ष की ओर लौट के चलते हैं मणिपुर की घटना को लेकर। जैसा आपने कहा कि वहाँ बिल्कुल एक जघन्य वहाँ घटनाएं हुई हैं। सरकार, आप ये कह रहे हैं कि उसमें फेलियर है, सरकार को कुछ पता है नहीं, प्रधानमंत्री विदेशों की सैर सपाटे में। तो विपक्ष की जो भूमिका है आखिर वो क्या है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो, वहाँ राहुल गांधी जी गए थे और राहुल गांधी जी को वहाँ पूरी तरीक़ा से रोकने की ताकत लगाई थी, लेकिन वहाँ पे मणिपुर के लोगों ने इसका विरोध किया और फिर राहुल गांधी जी को वहाँ अंदर आने दिया। अब सवाल ये है कि ये जो वीडियो वायरल हो रही है, वहाँ 3 तारीख का ये मामला है, और 4 तारीख में यानी 4 जून शायद वो 4 जून है, महिला आयोग में ये मामला गया था, और उस मामले को महिला आयोग ने इग्नोर कर दिया और वहाँ नेट बंद कर दिया। आखिर नेट को क्यों बंद करा गया? तो क्या ये जातिवाद की राजनीति नहीं है? जो कुकी समुदाय है या मैतेई समुदाय है, क्या वे देश के हमारे हिस्सा नहीं है? क्या वो वोट नहीं देते? क्या जीएसटी टैक्स वैट नहीं देते? तो जिसकी संख्या भारी और उसकी इतनी हिस्सेदारी वाली बात हो गई कि मैतेई समाज के वहाँ जो है मुख्यमंत्री हैं, और मैतेई समाज के लोगों की बदौलत वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो सपोर्टेड हैं भाजपा के। इस वजह से जान मान के उसको इग्नोर किया गया। नेट बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अब जैसे मुख्यमंत्री ने, वहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने इस पर बयान दिया था कि भाई ऐसी तो सैकड़ों घटना है, तो जब आपको मालूम ही तो क्यों नहीं कंट्रोल किया गया? क्यों नहीं केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री को बर्खास्त करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया? विपक्ष अगर जाता है तो विपक्ष को वहाँ जाने नहीं देते। तो आखिर या में क्यों नहीं हम सत्ता पक्ष को या सरकार को, केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को क्यों नहीं दोषी मान के चलें? ये सवाल सबसे बड़ा है। एक आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर जिला, उसमें एक रबुपुरा नाम का कस्बा है। वहाँ पर एक पाकिस्तान से महिला चोरी छिपे पाकिस्तान से छुपकर और यहाँ अवैध रूप से घुसपैठ करके यहाँ आ जाती है, और एक युवक के साथ, जो भारतीय युवक है, उसके साथ एक प्रेम का एक प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है। किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा है और इसमें राजनीति दबा के हो रही है। हमारे यहाँ की महिलाओं को तो अपमानित किया जा रहा है, और वहाँ से शादीशुदा 4 बच्चे की माँ को यहाँ ला करके उसको बहू बनाया जा रहा है। तो आप समझते हैं सीधा सीधा ये राजनीतिक मुद्दा है। जबकि 26/11 हमारे देश में हुआ, पुलवामा हमारे देश में हुआ, आए दिन कश्मीर में हमारे जवानों की शहादत हो रही है। तो ये कैसे घुस गई? इसमें ज़्यादा ना कह करके मैं सीधा यही कहूँगा कि ये राजनीतिक मुद्दा है। 2024 में भुनाने की से कोशिश की जाएगी। इसमें देखा जाएगा कि भाई इसको बहू बनाने से, इसको नागरिकता देने से लाभ है या हानि है। उसी हिसाब से ये फैसला लिया जाएगा। देखना समझना बाकी है कि इसको भारत की नागरिकता मिलती है या वापसी पाकिस्तान जाती है। राजनीति से अलग इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं मुझे नज़र आ रहा। यानी इसमें भी सियासी फायदा लेने की
एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, मणिपुर में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ में, एक विदेशी महिला को यहाँ आकर के बहू बना करके खुशियाँ मना रहे हैं, कूद कूद के नाच रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमारे देश की महिला तो बेइज्जती हो रही हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, चाहे वहाँ हाथरस का मामला हो, कानपुर का मामला हो, बुलंदशहर का मामला हो, सहारनपुर का मामला, मुरादाबाद का मामला, कितने सारे जघन्य अपराध हुए हैं महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में। और मणिपुर का जीता जागता उदाहरण है, कितने सारे जघन्य अपराध हो रहे हैं। और एक विदेशी 4 बच्चों की महिलाओं को ला करके यहाँ कूद कूद कर नाच रहे हैं। तो क्या है ये, राजनीति नहीं तो और क्या है? मुझे तो इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, अब आप क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? किसान बर्बाद हो चुका है बाढ़ को लेकर और सूखे को लेकर, क्या मांग करना चाहेंगे? मैं भारत सरकार और प्रदेश सरकार से यही अपील करूंगा तमाम किसानों की तरफ से कि जितने भी किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं और बर्बादी के जो कगार पे हैं, उनमें तो सुरक्षा का इंतजाम किया जाए ताकि उस फसलों को बचाया जा सके। और जो फसलें पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गई हैं, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार भारी सब्सिडी दे उसमें, डीजल, पेट्रोल, दवाई में, बीज में, ताकि आगे की फसल को सुचारू रूप से किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से और देश की तरक्की के लिए उस फसल की उगाई करके, पैदावारी बढ़ा करके देश और जनता का भला कर सके और अपने आप को मजबूत कर सके और राहत महसूस कर सके और सरकारों को धन्यवाद कर सके। शौकत भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद विजन लाइव न्यूज़ से बात करने। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का, और आशा करता हूं आपका चैनल हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाता रहे। तो ये थे चौधरी शौकत अली चेलची, जो कि भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमने इनके किसानों के ज्वलंत मुद्दों पर बात की और इन्होंने सभी मुद्दों पर बेबाकी से राय रखी। खासकर जो सीमा हैदर का मामला है या मणिपुर का मामला है, इन्होंने अपनी बात रखी। इसी के साथ में जो किसानों का जो प्रमुख मुद्दा है, जो कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, इनका साफ ये कहना है कि किसान जो बर्बाद हुआ, किसान की फसल चौपट हो गई है। किसान को उबारने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी होगी, बिजली पे सब्सिडी देनी होगी, खाद पर सब्सिडी देनी होगी और बीज पर सब्सिडी देनी होगी, तभी किसान उबर सकता है। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।